अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम विजन फिजियोलॉजी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने ब्लड का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने ब्लड की कंपोजिशन, ब्लड के फंक्शंस और जो ब्लड की कंपोजिशन के अंदर उसके प्लाज्मा प्रोटीन थे, जो उसके सेल्स थे जिसमें आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स हैं, इसको स्टडी किया था। फिर मैंने आपको बताया था हम वन बाय वन जो उसके कंपोनेंट है उसको डिटेल के साथ स्टडी करेंगे, उसके फंक्शन क्या है वो भी पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि हमने जो ब्लड का पार्ट था प्लाज्मा प्रोटीन, उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसके फंक्शन कौन कौन से हैं, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट मौजूद हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन के 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन। ठीक है, ये 3 प्रोटीन्स आपके प्लाज्मा का हिस्सा होती हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था एक प्लाज्मा के अंदर उसके सेल्स के अलावा जो आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स हैं, उसके अलावा प्रोटीन्स मौजूद होती हैं। अब ये प्लाज्मा प्रोटीन कहलाती हैं। ये होती 3 तरह की हैं, एक सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। सीरम कंटेन ओनली एल्ब्यूमिन एंड ग्लोबुलिन। अब अगर जस्ट सीरम की बात करें, क्लोटिंग के बाद जो हमेशा सीरम बचता है, जो येलोइश फ्लूइड निकलता है आपके ज़ख़म में से, उसको सीरम बोलते हैं। अब उस सीरम के अंदर सिर्फ एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन होती है। क्यों? क्योंकि फाइब्रिनोजिन कहाँ जाती है, फाइब्रिनोजिन फाइब्रिन में कन्वर्ट होकर क्लॉट बना देती है और ब्लड को ज़ाया होने से बचाती है। तो आपके सीरम के अंदर 2 प्रोटीन होती हैं, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। और आपके प्लाज्मा प्रोटीन कितनी है? 3 है, सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। Because of this, the albumin and globulin are usually called serum albumin and serum globulin. ठीक है, इसलिए इनका नाम कि ये सीरम में पाए जाते हैं, इनको हम सीरम एल्ब्यूमिन और सीरम ग्लोबुलिन कहते हैं। फाइब्रिनोजन को सीरम नहीं इसके साथ लगाते क्योंकि ये सीरम के अंदर मौजूद नहीं है, ये आपके प्लाज्मा के अंदर मौजूद है। अब बात करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन की प्रोडक्शन की। तो प्लाज्मा प्रोटीन आपके लिवर सेल के अंदर प्रोड्यूस होती है। लिवर सेल्स को क्या बोलते हैं? हेपेटोसाइट्स। तो ये जो एल्ब्यूमिन है और आपकी जो ग्लोबुलिन है, ये जो प्रोटीन्स हैं ये आपके लिवर सेल से प्रोड्यूस होती हैं। एल्ब्यूमिन टोटल आपके प्लाज्मा प्रोटीन का 70% बनाती है और ये आपका जो ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन रखती है। अब ग्लोबुलिन की बात करें तो जो ग्लोबुलिन है इसका काम ट्रांसपोर्ट का है। ये कोलेस्ट्रॉल और हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्पफुल है। ये ट्रिप्सिन जो कि आपका पैंक्रियाज का हार्मोन था, जो हमने लास्ट वीक में पढ़े कि ट्रिप्सिन को ये इनहिबिट कर देती है। इसके अलावा जो क्लोटिंग फैक्टर है ग्लोबुलिन, सारे क्लोटिंग फैक्टर 1, 2, 3, 5, 7, 9 और 11 को प्रोड्यूस करवाती है। ठीक है, अब इधर प्रोडक्शन की बात की है कि जो हेपेटोसाइट्स हैं, जो लिवर के सेल्स हैं, उसके अंदर जो उसका अपरेटस मौजूद है, गोल्जी अपरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो उसका रफ पार्ट है जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, राइबोसोम क्या करेंगे? प्रोटीन को जनरेट करेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको प्रोसेस करेगा और वो वेसिकल की फॉर्म में गोल्जी अपरेटस से बाहर निकलते आएंगे। तो ये सारी आपके प्लाज्मा प्रोटीन की पैकेजिंग का प्रोसेस होगा। तो the rough endoplasmic reticulum of hepatocyte within the liver produce 90% of the protein of the blood, including such protein as a fibrinogen, albumin, carrier protein that bind to bilirubin। तो सारी जो प्रोटीन्स हैं जो ब्लड के अंदर मौजूद हैं, ये सारी प्रोटीन्स आपके लिवर के अंदर जनरेट हो रही है। ठीक है,
अब ये सारी प्रोटीन्स के नाम बताए हुए। एल्ब्यूमिन 60% होती है, ग्लोबुलिन 35% होती है। साथ साथ इसका फंक्शन बताया हुआ है कि ये किस किस तरह फंक्शन करती है। एल्ब्यूमिन आपका प्लाज्मा का ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट करती है। ग्लोबुलिन एंटीबॉडीज और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं। फाइब्रिनोजिन आपको मैंने पहले बता दिया, ब्लड क्लोटिंग करवाती है। और जो दूसरी प्रोटीन्स हैं वो एज ए कोफैक्टर एक्ट करती हैं, किसी एंजाइम को एक्टिवेट कर देंगी, किसी हार्मोन को एक्टिवेट कर देंगी। अगर प्लाज्मा प्रोटीन की नॉर्मल वैल्यूज़ की बात की जाए तो इसका टोटल 7.3 ग्राम पर डेसीलीटर है। इसका सीरम एल्ब्यूमिन की बात करें तो 4.7 ग्राम पर डेसीलीटर है। सीरम ग्लोबुलिन की बात करें तो 2.3 ग्राम पर डेसीलीटर है। फाइब्रिनोजिन की बात करें तो 0.3 ग्राम पर डेसीलीटर है। ठीक है, तो ये उसकी कुछ नॉर्मल वैल्यूज़ हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन की आपको ये सारी नॉर्मल वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। अब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, प्लाज्मा प्रोटीन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, तो सबसे पहले हम इसका मोलेकुलर वेट देखते हैं कि एल्ब्यूमिन का 69,000, ग्लोबुलिन का 1,56,000 और जो फाइब्रिनोजन है इसका 4 लाख इसका वेट है। दस द मॉलिकुलर वेट ऑफ फाइब्रिनोजन इज ग्रेटर देन द अदर टू प्रोटीन। तो जो फाइब्रिनोजन है इसका मॉलिक्यूलर लेवल पे ये वेट बताया हुआ है, ये एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन से ज़्यादा है। अब ओरिजिन की बात करें कि जब एम्ब्रियो होता है तो उसमें जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो कहाँ से बनती हैं, वो बनती हैं आपके मेसेंकाइम सेल से। ठीक है, जैसे ये जनरेट होंगी और बेबी के ब्लड फ्लो में चली जाएंगी। उसके बाद हम अडल्ट्स की बात करें तो अडल्ट्स में मैंने आपको बताया हेपेटोसाइट्स जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स थे लीवर के, उधर ये जनरेट हो रही थी। ये जो प्रोटीन्स हैं प्लाज्मा प्रोटीन, ये आपके स्प्लीन से, बोन मैरो से और जो ब्लड सेल डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, जनरल टिश्यू सेल, इन सब से ये प्रोड्यूस होती हैं। जो गैमा ग्लोबुलिन है वो आपके बी लिम्फोसाइट से जनरेट होती है। ठीक है, अब सबसे इसके फंक्शन देखते हैं कि जो प्लाज्मा प्रोटीन है जो ब्लड का हिस्सा है, इनके फंक्शन क्या क्या है। सबसे पहले इसका फंक्शन है ये कोआगुलेशन में हेल्पफुल है। कोआगुलेशन का क्या मतलब है कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्पफुल है। ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है, जैसे कोई इंजरी होगी जल्दी से वहाँ पे ब्लड को बह जाने से रोकने के लिए जल्दी से जो फाइब्रिनोजिन है फाइब्रिन में कन्वर्ट होके उस जगह एक बैरियर बना देती हैं ताकि ब्लड जिस्म से बाहर ना जा सके। ठीक है, तो ये काम विद इन मिनट्स हो रहा होता है। अब हम बात करते हैं डिफेंस मैकेनिज्म की। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन है ये आपके बॉडी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म कैसे चल कर रही हैं। गैमा ग्लोबुलिन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी बाय एक्टिंग एज एंटीबॉडीज। तो ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है जिसमें गैमा ग्लोबुलिन है वो आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम के तौर पे एक्ट करता है। ये क्या करता है, जो भी फॉरेन पार्टिकल आएगा उसको जाके आपकी बॉडी के अंदर एंट्री से रोकेगा, और एंटर हो गई है तो उसको इनगल्फ करेगा। दीज प्रोटीन आर कॉल्ड इम्यूनोग्लोबुलिन, और इनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं, इनको एंटीबॉडीज भी बोलते हैं। ये क्या करती हैं कि ये एंटीबॉडीज जो है कोई भी फॉरेन एंटीजन के साथ इंटरेक्ट करके उसको किल कर देंगी। अब वो एंटीजन आपका डिप्थेरिया हो सकता है, टाइफॉइड, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, मम्स, इन्फ्लुएंजा, मीजल्स, हेपेटाइटिस, रूबेला, पोलियोमाइलिटिस, किसी भी किस्म का कोई भी इस डिजीज़ का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, एंटीजन होगा, वो आपकी बॉडी में आएगा तो गैमा ग्लोबुलिन जो आपके ब्लड के अंदर मौजूद है फ़ौरन उसके साथ इंटरेक्ट करके उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगी। अब आपके प्लाज्मा प्रोटीन का तीसरा फंक्शन क्या है कि ये ट्रांसपोर्ट करती है। कैसे? प्लाज्मा प्रोटीन आर essential for the transport of various substances in blood. Albumin, alpha globulin and beta globulin are responsible for the transport of the hormone enzymes. अब जो
एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन के फर्दर पार्ट है अल्फा बीटा गामा। जो गामा है उसका हमने फंक्शन पढ़ा कि वो एज ए एंटीबॉडीज एक्ट करे। जो अल्फा बीटा है और एल्ब्यूमिन है ये क्या करते हैं, ये एज ए कैरियर काम कर रहे होते हैं, एक जगह से हार्मोन उठा के जिस जगह ज़रूरत होती है उधर लेके जा रहे होते हैं। The alpha and beta globulin play an important role in transport of metals in blood. तो आपके जो साल्ट्स हैं, मेटल्स हैं, उनकी अटैचमेंट इन प्रोटीन्स के साथ होती है, अल्फा बीटा ग्लोबुलिन के साथ। फिर वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। अब आपका जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, जो उसके वाटर कंटेंट का प्रेशर है वो मेंटेन करती हैं। एट द कैपिलरी लेवल मोस्ट ऑफ सब्सटेंसेस आर एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू। तो जितना भी ब्लड का एक्सचेंज फंक्शन है वो कैपिलरी लेवल तक हो रहा है, जिसमें ब्लड टिश्यू से के साथ जाके कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का एक्सचेंज कर रहा है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो ब्लड प्रोटीन्स हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, इनका साइज बड़ा होता है, इसलिए कैपिलरी के थ्रू पास आउट नहीं हो सकती। तो इनका मेजर फिर फंक्शन क्या है कि ये जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर आर्टरीज हैं, उसके अंदर ये जाके कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट कर रही होती है। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्लाज्मा प्रोटीन इज अबाउट 25 mm ऑफ Hg। तो ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है ये कितना प्रेशर जनरेट कर रही है, 25 mm ऑफ Hg। तो since the concentration of albumin is more than the other plasma protein, it is exerted maximum pressure. Globulin is the next and fibrinogen exert release pressure. तो सबसे ज़्यादा प्रेशर एल्ब्यूमिन जनरेट करती है, उसके बाद ग्लोबुलिन और तीसरे नंबर पे फाइब्रिनोजन प्रेशर जनरेट करती है। अगर एल्ब्यूमिन करती है, फ़र्ज़ करें, मैंने एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मैं बता रही, फ़र्ज़ करें अगर 15% एल्ब्यूमिन जनरेट करी है, 7% 15% अगर एल्ब्यूमिन जनरेट करी है प्रेशर, तो 8% ग्लोबुलिन कर रही है और 7% टोटल 25। 15% अगर एल्ब्यूमिन कर रही है प्रेशर जनरेट, तो ग्लोबुलिन कितना करेगी, 7%, तो ये हो गया 22, और 3% फाइब्रिनोजन कर देगी। मतलब मैं वैसे इसकी रेंज बता रही हूँ कि उन्होंने कहा है कि टोटल जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो 25 mm ऑफ Hg प्रेशर जनरेट करती हैं। फिर उन्होंने तरतीब बता दी है कि एल्ब्यूमिन सबसे ज़्यादा करती है, ग्लोबुलिन उससे कम और फाइब्रिनोजन सबसे कम प्रेशर जनरेट करती है। रोल इन रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। तो आपकी जो प्लाज्मा प्रोटीन है, खुसूसन जो एल्ब्यूमिन है, वो एसिड बेस बैलेंस को कंट्रोल करने में बड़ी हेल्पफुल है। ये एज ए बफर सिस्टम एक्ट करती है। प्लाज्मा प्रोटीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 15% ऑफ बफरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। तो ये जो एसिड बेस पीएच को मेंटेन करना है, ये आपकी एल्ब्यूमिन करवा रही होती है। रोल इन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। Plasma protein provide viscosity in blood, which is important to maintain the blood pressure. Albumin provide maximum viscosity than other plasma protein. तो आपकी जो अब वाटर और ब्लड की थिकनेस में डिफरेंस है, ब्लड ज़्यादा थिक होता है। अब वो जो थिकनेस है, जो उसकी विस्कोसिटी है, वो ज़्यादा क्यों है, प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से। प्लाज्मा प्रोटीन उसको थिकनेस प्रोवाइड करती हैं। अब आपके ब्लड में सबसे ज़्यादा एल्ब्यूमिन पाई जाती है, तो एल्ब्यूमिन क्या करेगी, सबसे ज़्यादा प्रेशर, ये जो विस्कोसिटी है वो जनरेट करेगी। रोल इन एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। जो ग्लोबुलिन है और जो फाइब्रिनोजन है, ये क्या करते हैं कि इसकी एबिलिटी होती है कि ये जल्दी से जो रेड ब्लड सेल है उसकी जो सेल्स हैं उसको एक दूसरे के ऊपर अरेंज कर देती है। जैसे हम सिक्के रखते हैं ना एक दूसरे के ऊपर, उसको हम रोलेक्स फॉर्मेशन कहते हैं, कि जब सिक्कों की हम इस तरह एक दूसरे के ऊपर रख के उसकी लाइनें खड़ी कर देते हैं, तो उस चीज़ को हम रोलेक्स फॉर्मेशन कहते हैं। अब जो ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन है उसमें ये एबिलिटी होती है कि ये आरबीसी इसके इस तरह स्टेक्स बना दे,
जैसे पैसे खड़े किए हुए हैं, सारे सिक्के खड़े किए हुए हैं। तो रोलेक्स फॉर्मेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट विच इज इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक एंड प्रोग्नोस्टिक टूल। तो जितने भी इन्फेक्शन होते हैं उनमें ये ESR करवाते हैं, रोलेक्स फॉर्मेशन उसकी चेक करते हैं कि बाज़ ESR किसी जो नॉर्मल वैल्यूज़ है वो 16 से 20 होती है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट की। तो जब किसी की एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट ज़्यादा हो जाता है तो ये एबनॉर्मलिटी की तरफ जाता है कि कोई ना कोई इन्फेक्शन मौजूद है, जिसकी वजह से जो रोलेक्स फॉर्मेशन की स्पीड है वो ज़्यादा हो गई है। रोल इन सस्पेंशन स्टेबिलिटी ऑफ रेड ब्लड सेल्स ड्यूरिंग circulation, the red blood cell remains suspended uniformly in blood. This property of red blood cell is called suspension stability. Globulin and fibrinogen help in suspension stability of red blood cell. अब वो बता रहे हैं कि जो जैसे ब्लड मूव करता है तो ऐसा नहीं है कि RBCs भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना शुरू कर दें, मूव करेंगे पर वो एक जगह यूनिफॉर्मली आहिस्ता से कॉन्स्टेंटली मूव करेंगे। यूँ नहीं है कि वो अपनी जो जगह है वो छोड़ के जल्दी से आगे की तरफ मूव करें। तो ये जो उसकी यूनिफॉर्म मूवमेंट है ये सारी ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजिन की वजह से है। रोल इन प्रोडक्शन ऑफ ट्रेफोन सब्सटेंसेस। ट्रेफोन सब्सटेंसेस कौन से हैं? जो आपके जो टिश्यू कल्चर होता है जिसमें एक्सटर्नल, जब हम टिश्यू कल्चर लेते हैं, कोई भी स्पेसिमन लेते हैं या कोई भी बॉडी का पार्ट जिसको हमने लैब में असेस करवाना होता है लेते हैं, तो जो ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो क्या करते हैं कि वो ट्रेफोन एक सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो क्या करता है कि आपके जो ब्लड के अंदर मौजूद सेल है उसको लाइव रखता है, मरने नहीं देता जल्दी। कैसे कि उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कर देता है। तो इस तरह जो आपके प्लाज्मा प्रोटीन है वो ये ट्रेफोन रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से जो आपके ब्लड का कल्चर है वो लाइव रहता है। रोल इन रिजर्व एज ए रिजर्व प्रोटीन ड्यूरिंग फास्टिंग, inadequate food intake or inadequate protein intake, the plasma protein are utilized by the body tissue as the large source of energy. तो फास्टिंग के दौरान क्योंकि हम फूड नहीं ले रहे होते, तो या कोई कहत साली हो तो इस ड्यूरेशन में अगर खुराक नहीं मिल रही तो क्या होता है कि आपका जो ब्लड है उसके अंदर मौजूद प्रोटीन एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज़ हो जाती है। तो इस तरह ये आपकी जो प्रोटीन है ये एज ए रिजर्वायर भी काम करती है, एज ए एनर्जी स्टोरेज भी काम करती है। तो कैसे ये प्रोवाइड करती है? जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है, मैक्रोफेजेस के थ्रू। फिर वो आपके ब्लड में वापस डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और सारे बॉडी के सेल्स के अंदर चली जाती हैं और वहाँ प्रोटीन की जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ वो प्रोवाइड करती हैं न्यूट्रिएंट्स। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा प्लाज्मा प्रोटीन क्या है। 3 किस्म की होती हैं, सीरम, एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। सीरम का एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन के साथ नाम क्यों आया है? क्योंकि ये दोनों प्रोटीन्स आपके सीरम के अंदर प्रेजेंट होती हैं और ये उसके साथ अटैच नहीं होती हैं आपके फाइब्रिनोजन के साथ नहीं आती, क्योंकि फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट होकर क्लोट बना देता है, फिर ही सीरम निकलता है। तो उस जो सीरम को हम उसके अंदर एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन की अमाउंट देखते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो ये सारी प्लाज्मा प्रोटीन है इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनकी कंपोजिशन हमने देखी, इसका मॉलिक्यूलर वेट देखा। उसके बाद हमने फंक्शन देखा कि बॉडी में किस किस तरह ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। बड़ा आसान सा टॉपिक हमारे चल रहे हैं आजकल। तो कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो आप इजीली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।